अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी। और अस्सलाम वालेकुम आपको, आपके व्यूअर्स को थैंक नमस्ते यू सो मिलता है। मच। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम फिर आपसे ज़रा अफ़गानिस्तान का समझना चाहेंगे, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ ट्रेड करने को कह रहा है। उनके मिनिस्टर्स भी आपके यहाँ बहुत आ जा रहे हैं और साथ ही साथ चाबहार पोर्ट में भी वो इंटरेस्टेड है। ज़ाहिर है वहाँ तो वो काम कर ही रहे थे, लेकिन क्या लग रहा है सर कि भारत के साथ टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो क्या पाकिस्तान के साथ जो टर्म्स हैं या रहे कभी किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के, क्या वो और मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं? तो देखिए आरजू जी, बहुत अच्छा आपका एक्चुअली सवाल है, बिकॉज ये आई थिंक पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहा होगा कि आपका जो एक टाइम पे इतना अच्छा आपका दोस्त होता था वो आज हुँ, आपका दुश्मन है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक यूक्रेन की लड़ाई का, तो आप उसको इसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में शायद समझ में आएगा हमारे व्यूअर्स को भी। यूक्रेन की जब एक सिचुएशन थी कि रशिया के साथ लड़ाई हो सकती थी, और यूक्रेन वो उस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता था, तो यूक्रेन को मजबूर किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको बताया कि हम आपके साथ हैं, हथियार देंगे, ये देंगे, और आप इसको रशिया को एक मुंह तोड़ जवाब दो। अब देखिए यूक्रेन की फौज कहाँ पे और रशिया की फौज कहाँ पे, और इस लड़ाई की वजह से अ, रशिया को अमेरिका ने चाइना की गोद में डाल दिया। और बिकॉज आप जानते हैं कि रशिया और चाइना के बीच में बुनियादी डिफरेंसेस हैं, और वो बहुत सालों से है, और एक टाइम पे एक लड़ाई भी हुई है रशियन आर्मी की और चाइनीज आर्मी की। वो एक हिस्ट्री है, उसको जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको पढ़े इस लड़ाई को। और एक काफी घमासान लड़ाई हुई थी, उसमें कैजुअलिटीज बहुत हुई थी, इसको रशियन सोल्जर्स भी काफी मारे गए थे, चाइनीज भी। तो आज ये दोनों को इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने जोड़ दिया है। सेम चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जब ये अफगानिस्तान से जो भी एक्शन पाकिस्तान ने लिया, अपना एयर अटैक्स किए काबुल के ऊपर, और अपनी क्रॉसिंग्स को उसको बंद किया, ट्रेडर्स को तकलीफ पहुंचाई, रेफ्यूजीज को तकलीफ पहुंचाई पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने एक कंडीशन क्रिएट कर दी कि अफगानिस्तान भारत के पास आ गया। बिकॉज अगर आप इससे पहले अगर आप देखें तो हमारा कोई तालिबान के साथ इतना क्लोज रिश्ता नहीं था। और अगर आप इसको अच्छी तरीके से क्रोनोलॉजिकली अगर आप इसको आप समझे कि ये जो तालिबान की मूवमेंट भारत की तरफ कब से हुई है, तो आपको एक क्लियर कट एक आपको इसको समझ आ जाएगी कि ये पाकिस्तान की वजह से हुई। और अ, और दूसरा एक चीज मैं बहुत साफ करना चाहता हूँ, मैं एक दो चैनल्स में था पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एक्चुअली समझता है कि भारत ऐसा कोई मिलिट्री के लिए, मिलिट्री एक्शन के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेगा। यू हमारा अभी कोई ऐसा मकसद नहीं है। बेसिकली ये एक ट्रेड पैक्ट है, और ये ट्रेड पैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, और जो 46% जो पूरा अफगानिस्तान इंपोर्ट करता था, या पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था अफगानिस्तान को, 46% पाकिस्तान से आता था। और उसमें आपकी सब्जियां, आपकी गेहूं, और आपके केमिकल्स, आपके मेडिसिन, और आपका इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान के रूट से आती थी। और जो चाइना भी इसको अफगानिस्तान को भेजता था, बिकॉज चाइना भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था अफगानिस्तान का, तो वो भी कराची पोर्ट के थ्रू और आपका चमन और तुर्खम क्रॉसिंग से ये अफगानिस्तान में पहुंचता था। अब आप 3 महीने की डेडलाइन आ गई। अब अफगानिस्तान ने इसको देखा कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपना जो ये
चेक पॉइंट्स है इस पे अपना बंद कर दिया है और सामान आना बंद हो गया है। तो अब अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर ने भी बोला कि हम आपको 3 महीने देते हैं, अपने इसको ट्रेडर्स को मैसेज दिया जो पाकिस्तान में भी रहते हैं, कि आप अपना बिज़नेस को वाइंड अप करो और 3 महीने में आपका कोई भी पाकिस्तान में बिज़नेस होगा नहीं और ट्रेड जो होता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का खत्म। तो अब ये अफ़गानिस्तान के पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं? बिकॉज़ अल्टरनेटिव्स इनके पास लिमिटेड है। आप जानते हैं कि लैंडलॉक्ड कंट्री है और जो कोई ऐसे ग्रेट रिसोर्सेज़ यहाँ पे आपके उगते नहीं है। ये ज़्यादातर अपना जो सामान है इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इनका बहुत कम है, इम्पोर्ट इनका बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफ़िसिट अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं आपको कुछ इसको फ़िगर्स आपको दूँ, तो इसका जो ट्रेड, मैं आपको भारत के साथ की फ़िगर्स देता हूँ। इसको 2021 में ये तालिबान के आने से पहले भारत एक्सपोर्ट करता था $825.78 मिलियन और जो इंपोर्ट अफगानिस्तान इस करता था 509.49। ये इसका मतलब कि भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा था, अफगानिस्तान के इंपोर्ट कम था। 2023-24 में अ, ये भारत का एक्सपोर्ट 355.45 मिलियन हुआ और भारत का इंपोर्ट हुआ 642। इसका मतलब ये पहली बार अफगानिस्तान की हिस्ट्री में एक भारत की तरफ ट्रेड डेफिसिट आया। इसका मतलब कि अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब थी, एक आपकी इंस्टेबिलिटी थी और वो अपने ट्रेड बैरियर्स के साथ जूझ रहे थे। उनका बैंकिंग सिस्टम और उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। उसकी वजह से अफगानिस्तान जो है ना इम्पोर्ट का जो उसका वो जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इम्पोर्ट अपना कर पा रहा था, बिकॉज एक्सपोर्ट की ये प्रॉब्लम आ रही थी उसको, तो इसको इंडिया से लेने में बिकॉज मनी ट्रांजैक्शंस हो नहीं पा रहे थे अफगानिस्तान। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये अफगानिस्तान के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास रह गए हैं। अब उनका लैंड बॉर्डर पाकिस्तान से बंद हो गया, तो पहला ऑल्टरनेटिव है कि चाबार पोर्ट के थ्रू ये आप अपना ट्रेड अपना करें। दूसरा है कि तुर्कमेनिस्तान का जो पोर्ट है वहां से आपका सामान आए। और तीसरा है कि आपका जो कजाकिस्तान और आपका ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो उसको वहां से रोड या रेल रूट के थ्रू आए। पर ये सारा बहुत महंगा पड़ेगा अफगानिस्तान को, बिकॉज ये सप्लाई चेन आपकी बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना चाबार से लेके आए। दूसरा ऑप्शन अभी जैसे ट्रेड मिनिस्टर अजीजी आए हुए हैं, इसको इंडिया हुए थे, तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम अपना एक एयर कॉरिडोर भारत के साथ बनाए, काबुल, अमृतसर और काबुल न्यू दिल्ली। और ये इनको एक्चुअली जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वो चाहते हैं कि वो बाय एयर आए अफगानिस्तान में। दूसरा वो भारत की मदद ये चाहते हैं ड्राई पोर्ट्स बनाने के लिए। ड्राई पोर्ट का ये मतलब है कि वो एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग, वो एक कोल्ड स्टोरेज वाला जो सिस्टम, जैसे हम अपना गेहूं वगैरह रखते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है हमारा, सिमिलर लाइंस में वो चाहते हैं कि इसको अफगानिस्तान में। और ये जो निमरूज करके जगह है, ये साउथ वेस्ट पार्ट है इसको अफगानिस्तान का, जो सीस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर के पास, ईरान के पास है और चाबार पोर्ट के बहुत पास है। और एक दिलारम जरांग हाईवे है जो भारत ने बनाया है अफगानिस्तान में, और इस हाईवे के थ्रू ये जो सामान आएगा वहां से इस पोर्ट में उतरेगा चाबार के, उसके बाय रोड आपका अफगानिस्तान में आएगा और यहाँ पे वेयर हाउसेस बनेंगे। वेयर हाउसेस का इनका ये मकसद है कि एक बफर स्टॉक रखा जाए अफगानिस्तान में। ऐसे ना हो कि अगर आपका सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो गया तो आपके पास कुछ बफर स्टॉक अफगानिस्तान में होना चाहिए कि लोग भूखे ना मरे, बिकॉज एक फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के लिए। और इसीलिए
और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने भारत को इनविटेशन ये भी दिया है कि आप आके हमारे यहाँ पे मिनरल्स का माइनिंग करें, बिकॉज हमारे पास आयरन ओर है, कॉपर ओर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस ट्रेड मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ये भी दिए कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स का उसको वर्थ है अफगानिस्तान में उसके मिनरल्स के लिए। चाइना ऑलरेडी वहां पे है और चाइना की 3 या 4 कंपनियां अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, ये सारी चीजें कर रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये दूरियां थी अफगानिस्तान और भारत के बीच में, तालिबान और भारत के बीच में, ये पाकिस्तान ने ये दूरियों को कम किया है। और जो इसका ब्लेम पाकिस्तान भारत पे मत लगाए, जो खुद ही वो रिस्पॉन्सिबल है कि अफगानिस्तान को भारत के पास लाने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसको ये चीज है कि इसका फ्यूचर क्या, ये आपका जो एक सेकंड पार्ट था उस सवाल का कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते आप कहाँ देखते हैं जाते हुए। फिलहाल मुझे सर, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें सर आप ये भी ऐड कर लिएगा कि क्यों पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर भारत और अफगानिस्तान बात कर रहे हैं तो जरूर आप हमारे ऊपर अटैक ही करोगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने शुरू में कही, हमारे यहाँ सुबह से रात तक टीवी पर यही बताया जाता है कि जो अटैक्स हो रहे हैं उसे भारत फंड कर रहा है। जी देखिए, इट इज एज सिंपल एज दैट। आपके आपके व्यूअर्स को मैं चीज एक्चुअली समझाना चाहता हूँ कि अगर भारत अफगानिस्तान को फंड कर रहा है तो लड़ाई के लिए, अगर आप सोचते हैं ऐसा, तो इसको भारत को क्या हासिल होगा? बिकॉज अगर आपके ऊपर अटैक आएगा तो आप उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और जवाबी कार्रवाई जब आप करेंगे तो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। और जब अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी तो कोई भी देश अफगानिस्तान में ये इसको ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा और ना तो ट्रेड के लिए आएगा। तो भारत क्यों चाहेगा अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, आप मुझे बताइए। बिकॉज भारत तो एक ट्रेडिंग पार्टनर अपना चाहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत को भी, भारत की इकोनॉमी को भी इससे फायदा है, और ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अफगानिस्तान एंड इंडिया। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो। तो ये जब आप सोचते हैं इस चीज को, आपकी सोच में जब ये चीज आती है, वो क्यों आती है, ये उसकी वजह भी मैं आपको दे सकता हूं। बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान को भारत ने एक नया फ्रंट खोल लिया है, और हो सकता है आने वाले वक्त में ये अफगानिस्तान को हथियार मिले और उनको मिसाइल्स मिले और इस टाइप की चीजें मिले जो पाकिस्तान को थ्रेटन कर सकती है। हमारा ऐसा कोई भी, आप कहीं से भी अगर आपने इसको सुना हो इसको भारत की जमीन से, तो इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी ऐसी चीज इसको बोल सकता है। बिकॉज भारत की एक एक सिंपल सी पॉलिसी है, वी वांट पीस इन द नेबरहुड। और हम पाकिस्तान को भी इतने सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का साथ मत दीजिए, आप उसको अपनी स्टेट पॉलिसी मत बनाइए, आप इतनी इसको नफरत इसको मत कीजिए अपने नेबर्स के साथ कि आपको लड़ाई के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। बिकॉज आज मैं एक्चुअली माहौल जो देख रहा हूँ, और जो एक इसको सबको दिखाई दे रहा है कि लड़ाई की बात कर रहे हैं, इसको दोनों देश लड़ाई की बात कर रहे हैं, भारत भी तैयार है, पाकिस्तान भी तैयार है, पर अल्टीमेटली इसको मुझे बताइए कि एक लड़ाई के बाद क्या हासिल होगा? आपने लर्निंग ली, लेसन लिए, आपने यूक्रेन की, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, इसको आसानी होगी समझने में। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई क्योंकि यूक्रेन ने मना कर दिया इसको, रशिया को, कि वो एक एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा कि वो नेटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ओके, और राइट। इसने उसको बोला था कि आप एक एग्रीमेंट पे इसको साइन करो,
और आपके इसको यूरोपियन ट्रुप्स आपकी धरती पे नहीं आएंगे और आप नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूक्रेन ने रिफ्यूज किया। आज आप ट्रम्प का 28 पॉइंट पीस प्लान, प्लीज रीड दैट पीस प्लान। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी यूरोपियन ट्रुप्स यूक्रेन में नहीं आएंगे और यूक्रेन अंडरटेकिंग देगा कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बने। तो 4 साल की लड़ाई के बाद, इतने लाखों लोगों की मौतों के बाद, टोटल डिस्ट्रक्शन के बाद, और 20% आपकी जो जमीन है वो रशिया ने कैप्चर कर लिया। अब वो जमीन भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो आपने देख लिया लड़ाई का क्या नतीजा हुआ। तो तभी मैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री के जो लीडर्स हैं और आपके जनरल मुनीर है, मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ आपके प्रोग्राम से कि ये जो स्टेटमेंट्स आप देते हैं, अभी इसको हाल ही में जनरल मुनीर ने आई थिंक कोई एकेडमी में भी स्टेटमेंट दिया है। तो जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हैं तो आप पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। आप पाकिस्तान की कौम को और 20 साल पीछे ले जाएंगे, बिकॉज आपकी जो सोच है वो आपकी प्रोग्रेसिव नहीं है, वो आपकी रिग्रेसिव है। बिकॉज लड़ाई, वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कैन नेवर वर्क एंड इट हैज नेवर वर्कड इन एनी कंट्री। तो अगर आप इसको यूक्रेन का जो आपको एग्जांपल मैं आपको दिया, तो उसको क्या हासिल हुआ? उसको कुछ नहीं हासिल हुआ। कल अगर जनरल मुनीर की और उसको आईएसआई की अगर इसकी एक्टिविटीज यही रहेंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में दहशतगर्दी टेररिस्ट तंजीम्स को अगर आप और इसको बढ़ावा देंगे और उनको शेल्टर करेंगे अपने जमीन पे, और जो स्टेटमेंट्स आ रही है जैश ए मोहम्मद की कि हम बांग्लादेश में भी एक अपना अड्डा खोलेंगे, और जो जनरल मुनीर भी ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अटैक विल बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम इसको क्या इसको प्रोजेक्ट अपने करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, हमारी इकोनॉमी तो एक लड़ाई को झेल लेगी बिकॉज हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लड़ाई को झेल लेगी? तो और ये एंड स्टेट क्या देखते हैं इस लड़ाई का? आप इसका एंड स्टेट क्या देखते हैं? तो जब आपको एंड स्टेट अगर आपको नजर आ जाएगा तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। और आपको रेलेवेंट होने के लिए, पाकिस्तान आर्मी को रेलेवेंट होने के लिए लड़ाई की बात क्यों करनी चाहिए? पाकिस्तान आर्मी बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान लड़ाई के अलावा। तो समझ नहीं आती है लोगों। लेकिन एक चीज और मैं आपसे लास्ट में समझना चाहूंगी कि कई बार पाकिस्तानी जो है उनकी अगर मैं बात करूं, तो अगर उनसे मैं बात करूं टेररिज्म की, या जी भारत कहता है कि हमारे यहाँ से जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, तो वो कहते हैं भारत के अलावा तो कभी किसी ने पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान टेररिस्ट जो है उनको पनाह देता है या उन्हें सपोर्ट करता है या उन्हें रखता है। तो सर ये इसका क्या जवाब हो सकता है इस बात का? देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि टेररिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका जेनेसिस कहाँ से हुआ। और जो भी आपने टेररिस्ट ग्रुप्स आपने अपने देश में पैदा किए, आप जानते हैं तालिबान आप ही का क्रिएशन था। आपके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तालिबान खान बोला जाता था एक टाइम पे, बिकॉज वो बहुत क्लोज थे और उठते थे और बैठते थे उनके साथ। और अभी यही लोग आपके अगेंस्ट हैं। और इसको अब आप इसको बोलते हैं कि भारत इनकी मदद कर रहा है। ये तो आप ही के दोस्त थे ना, तो आपके अगेंस्ट क्यों चले गए ये? क्या आपने इंट्रोस्पेक्ट किया कि इसको वजह क्या थी कि आपने तालिबान को अलग कर दिया अपने से? तो इसको वजह आपकी मिलिट्री है, वजह आपकी मिलिट्री लीडरशिप है। बिकॉज मिलिट्री लीडरशिप इसको सहन नहीं एक्चुअली कर पाई कि उसका जो कंट्रोल है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं और आप इसको जानते भी होंगे, इसको मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में जो सिचुएशन आज है, क्या वो 4 साल पहले थी? और जो
एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नेंस की मैं बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बलूचिस्तान को जो स्टेप बदली ट्रीटमेंट दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, क्या आप अपने पंजाब को ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जो आप बलूचिस्तान को देते हैं? पीओके में आपके जो राइट्स हुए थे या जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, उसकी वजह क्या है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप जो जी। पंजाबियों को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जिस हुँ। रेट पे देते हैं, क्या वो सेम रेट आप पीओके में इलेक्ट्रिसिटी का रखते हैं? डिस्क्रिमिनेशन क्यों है पाकिस्तान में दो स्टेट्स के बीच में ही? और जहां पे डिस्क्रिमिनेशन आएगा, आरजू जी, आप मान के चलिए, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन आएगा वहां पे डिसकंटेंटमेंट बढ़ेगी और वहीं पर आपकी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स या इंसर्जेंसी मूवमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब भी इंसर्जेंसी मूवमेंट्स होती हैं, वो फिर बढ़ती हैं बिकॉज हर एक देश एक एक अपॉर्चुनिटी देखता है इस चीज के लिए। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अपना इंटरनल अफेयर जो आपका पाकिस्तान में है, अगर आप अपने इंटरनल अफेयर अगर आप भारत की तरफ कम देखें, बिकॉज आप हर एक चीज भारत के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो बहुत आसान होता है अपने आपकी जो आवाम को बताना और प्रॉब्लम्स को डिफ्लेक्ट करना। जो आपकी मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको डिफ्लेक्ट इसलिए करते हैं कि आप उसके ये इल्जाम भारत पे देते हैं, तो उसको लोगों की अटेंशन भारत की तरफ चली जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपके इंटरनल मसले हैं, अगर आप उसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके लोग भी ज्यादा खुश रहेंगे। बिकॉज आप तो बस यही सोचते हैं, मैं 27 अमेंडमेंट ले आता हूं, मैं अपने आप को फील्ड मार्शल बना देता हूं, मैं सारे पावर अपने पास रख लेता हूं, न्यूक्लियर पावर भी मैं अपने पास रख लेता हूं। किस लिए? तो ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज पाकिस्तान आर्मी चला रही है, इसको मेरा एक्चुअली इसको सवाल है आपसे, और आपकी इसका काफी परसेंटेज जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है इस पे। ये कमर्शियल एक्टिविटी पाकिस्तान आर्मी क्यों चला रही है? क्या एक फौज बिजनेस के लिए इसको ट्रेन हुई है? कंपनियां चलाने के लिए ट्रेन हुई है, लॉजिस्टिक कंपनियां चलाने के लिए ट्रेन हुई है, ट्रकों को चलाने के लिए ट्रेन हुई है, शुगर मिल्स को चलाने के लिए ट्रेन हुई है। तो एक फौज ट्रेन इन चीजों के लिए नहीं होती है जो आपकी फौज करना चाहती है, बिकॉज वो अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपना देना चाहती है। वो सोचती है कि इसको रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिसर उतना ही पैसा कमाए जितना वो रिटायरमेंट के टाइम कमा रहा, रिटायरमेंट से पहले, सर्विस के टाइम। जी। तो आई जस्ट एक मिरर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको भारत की तरफ हमेशा मत देखिए, बिकॉज भारत का कहीं रोल नहीं है। बिकॉज हम अपनी इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर दे रहे हैं, हम अपने देश को मजबूत बनाने के इसको जोर दे रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट में एक चीज इसको बोलना मांगता हूं, एक देश मजबूत नहीं होता है दूसरे देश को कमजोर कर। बिल्कुल। और अगर आप ये सोच रखते हैं कि पाकिस्तान को कमजोर करके भारत मजबूत हो जाएगा, ये बहुत गलत सोच है। भारत ये अपने आप को मजबूत, ये जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से मजबूत करेगा, पाकिस्तान से मजबूत नहीं करेगा हम, बिकॉज यो हमारी सोच अलग है। और जब आपकी सोच में डेवलपमेंट आएगी, जब आपकी सोच में आपके लोग आएंगे कि हम अपने लोगों को एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर अपना कैसे ले जाए, हम अपने इसको, देश में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में जो रात को भूखा सोए। तो जब अगर आपने ये फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान को और बेहतर बनाऊंगा और मैं पाकिस्तान को और आगे लेके जाऊंगा, तो आप
तो लड़ाई की बात कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। बिकॉज जैसे ही आप लड़ाई की बात करेंगे, कोई जीता कोई हारा इज नॉट द क्वेश्चन। जैसे आप लड़ाई की बात करेंगे, आप 20 साल और पीछे चले जाएंगे। ऐसे और ही। इसलिए इसको मेरा ये मानना है कि जो आपका यूथ है, उसको जागने की जरूरत है। आजकल जेन जी का जमाना है, और जेन जी ही एक देश का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप देख लेना आने वाले वक्त। बिल्कुल है। 65% of India's population is below 35 years of age. We are a very young nation. तो इसीलिए हम अपने जेन जी में इन्वेस्ट करते हैं। मैं इतने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसलिए जाता हूँ, यूथ को मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि भाई फ्यूचर जो देश का है वो आपके हाथों में। और कोई भी फ्यूचर एक देश का एक मिलिट्री के हाथ में नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को अगर ये समझ आ जाएगा कि मिलिट्री इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द यूथ ऑफ पाकिस्तान आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और जिस दिन आप अपने यूथ में इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक यू विल विन दैट बैटल। बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। और उसके लिए यकीनन यूथ को जो है वो जो एक हमने भारत के खिलाफ एक नेगेटिव के लिए जो सिखाया पढ़ाया है, उसको रोकना होगा, तभी यूथ जो है वो आगे प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ पाएगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।